कवर करते हैं। वन शॉट वीडियो रहने वाला है और वन शॉट वीडियो का मतलब है कि लगभग हम लोग 30 मिनट में पूरा का पूरा सेंसस कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेंसस। हिस्ट्री ऑफ सेंसस का मतलब क्या है? हिस्ट्री ऑफ सेंसस का मतलब है जनगणना का इतिहास क्या रहा अपने इंडिया में। तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ, पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना हुई थी 1872 में, 1872 में पहली जनगणना करवाई गई थी। वायसराय उस समय पूछता है कि वायसराय कौन था? तो वायसराय उस समय मेयो जी थे। जी क्या, इनके सामने तो मैंने लॉर्ड भी नहीं लगाया है क्योंकि इनके जो काम थे वो लॉर्ड वाले बिल्कुल नहीं थे, इस वजह से मैंने लॉर्ड नहीं लिखा है। अगर आप लिखना चाहो तो इनका पूरा नाम लॉर्ड मेयो है, आप लिख सकते हो। और आपको जो इसमें याद रखना है वो पॉइंट है, ये एक नॉट कंप्लीट सेंसस था, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, वो एक पूर्ण जनगणना नहीं थी। आपको बस इससे रिलेटेड बस 3 चीज़ें याद करनी है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तीनों लिखी हुई है। आपको ईयर याद होना चाहिए, वायसरॉय कौन था ये याद होना चाहिए और नॉट कंप्लीट सेंसस था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। इसका मतलब है पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? सो 1881 में हुई थी। उस समय वायसरॉय कौन था? तो रिपन जी थे उस समय हमारे वायसरॉय। और वायसरॉय, इनके सामने हम लोग लॉर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, इनके काम सही थे थोड़ा-सा। तो रिपन वायसराय थे। अब रिपन मेरे सामने आए हैं तो रिपन से मैं आपको और कई सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे रिपन के समय में क्या हुआ था, लोकल सेल्फ गवर्नेंस आया था, एजुकेशन रिफॉर्म्स आई थी, परीक्षा आयोग हिंदी में बोलते हैं इसको, हंटर कमीशन आया था। और जो एक रिपन ने क्या क्या किया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, लेके आया था लेटन इन द ईयर 1878 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था लेटन। उसको रिपील किया था रिपन ने इन द ईयर 1882 में, 1882 में रिपन ने उसको रिपील किया था, मतलब कि समाप्त किया था उसको। फिर इसने रिपन ने 1883 में इल्बर्ट बिल लाया था। इल्बर्ट बिल का जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि आईएनसी बनने का इमीडिएट कॉज कौन सा था? तो इल्बर्ट बिल ही जो था, उसी की वजह से आईएनसी बनी थी, और इमीडिएट कॉज यानी तत्कालिक कारण भी आईएनसी बनने का इल्बर्ट बिल ही था। सो रिपन के रिगार्डिंग आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं सेंसस कमिश्नर की। सेंसस कमिश्नर कौन था? जब 1881 में सेंसस हुआ था, उस समय सेंसस कमिश्नर डब्ल्यू सी प्लॉडन था, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट सेंसस ऑफ ए सिटी की। फर्स्ट सेंसस ऑफ ए सिटी का मतलब क्या है कि पहला शहर कौन सा था जिसकी जनगणना कराई गई थी? तो वो था ढाका। आपका 1830 में इसकी जनगणना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब आप ऐसे समझो कि सेंसस जो है वो एक चिड़िया है जो हर 10 साल में आती है, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। जो आपकी जनगणना है वो हर 10 साल बाद कंडक्ट करवाई जाती है। कंडक्ट कौन करवाता है ये अभी आगे बताते हैं आपको। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी के बाद। एक मिनट देखो, पीछे कुछ छूटा है। जो फर्स्ट सेंसस वाला ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंसस ऑफ ए सिटी, इसमें अगर आपसे सेंसस कमिश्नर पूछ लेता है, देखो मेरा पेन टैब नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को, सो आप लिखते हुए चलना इन चीज़ों को। तो इसमें सेंसस कमिश्नर हेनरी वाल्टन थे, और हेनरी वाल्टन को फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है। इस पॉइंट को आप ऐड कर लेना अपने नोट्स पे। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी के बाद आपकी पहली जनगणना कब हुई थी। तो आज़ादी के बाद की बात करते हैं, तो आज़ादी के बाद जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, ठीक है। 1951 मेरे सामने आया, तो 1951 से और कई सारी चीज़ें याद आनी चाहिए थी आपको। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ। 1951 में आपको याद आना चाहिए फैमिली प्लान, ओ सॉरी, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आपको क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? तो हेराडोमर मॉडल पे बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्या हुआ था इसमें? इसमें हुआ ये था कि कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, जैसे हीराकुड, भाखड़ा नागल डैम, ये सारे डैम्स बनवाए गए थे, और एग्रीकल्चर इसका ऑब्जेक्टिव था। इसमें हम लोग जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी वो 2.1% की थी, और हम लोगों ने अचीव लगभग कर लिया था 3.6%, यानी कि जो टारगेट रखा था हम लोगों ने 2.1% का, उससे ज़्यादा हम लोगों ने अचीव कर लिया था इसमें। फिर आती है सेकेंड 5 ईयर प्लान, आता है आपका 1956 में, ठीक है। ये किस मॉडल पे बेस्ड था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, और पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स बोला जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टैटिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका ऑब्जेक्टिव था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें से 3 फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी। कौन कौन सी थी? पहली थी राउरकेला, दूसरी थी दुर्गापुर, और तीसरी थी आपकी भिलाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो 3 फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी, ये किस कंट्री की मदद से की गई थी? तो आपको याद रखना है कि जो राउरकेला थी वो किसके साथ हुई थी, और सॉरी, राउरकेला जो थी वो जर्मनी के साथ की थी,
ठीक है। भिलाई वाली की थी रसिया के साथ मिलके, और दुर्गापुर वाली की थी यूके की मदद से। सो आपको 2 5 ईयर प्लान मैंने बता दिए, आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात करते हैं लेटेस्ट वाली कब हुई थी। लेटेस्ट वाली मैंने लिख रखी जो सबसे अभी हाल में सबसे बाद में हुई है, वो हुई है 2011 में। ये 15 नंबर का सेंसस था। ये क्यों लिख रखा है 15 नंबर सेंसस, इसका मतलब पता है क्या? इसमें मैंने काउंट किया है 1872 से, ठीक है। 1872 से अगर आप काउंट करोगे तो जो 2011 की जनगणना हुई थी वो 15 नंबर की जनगणना थी। अगर आप आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करोगे तो ये 7th नंबर की थी, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे तो 7th नंबर की थी। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन होता है, इसे कौन करवाता है, जो जनगणना आपकी होती है इसे कौन करवाता है। तो याद रखना, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो इसे कंडक्ट करवाता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो मुहा याद रखना आप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका मतलब होता है, ठीक है। ये जो है आपकी जनगणना कंडक्ट करवाती है। आगे बढ़ते हैं। सेंसस 2011 अपना यहाँ से स्टार्ट होता है। सो अब देखते हैं हम लोग सेंसस 2011 को। इसमें आपसे पूछता है कि रजिस्ट्रार जनरल कौन था। तो 2011 में जो आपकी सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें रजिस्ट्रार जनरल थे सीएम चंद्रमौली जी। अगर आपसे मोटो पूछता है कि मोटो क्या था, तो अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यानी कि हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। ये इसका मोटो था। देखो मैंने चीज़ों को इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ी हैं, और इंग्लिश में थोड़ी सी पीपीटी बनाने में भी आसानी होती है, हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा अलग होती है, तो इस वजह से मैंने हिंदी में लिख रखा है। अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप गूगल कर सकते हो, और जहाँ तक हो रहा है मुझसे मैं बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, स्टेट एंड यूटी देखते हैं। स्टेट और यूटी का मतलब देखो, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी का हिंदी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था, या फिर आप बोल सकते हो कितने स्टेट और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की जनगणना की गई थी, तो 35 आपको याद रखने हैं। अगर आपसे जिला पूछ लेता है, जिला वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रिक्ट देख लो, 640 डिस्ट्रिक्ट की जनगणना की गई थी। आगे बढ़ते, अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन का सेंस का क्या है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की थी 2011 में 1210.2 मिलियन। अभी 144 करोड़ के आसपास है हमारी जनसंख्या, ठीक है। तो 1210.2 मिलियन जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन थी 2011 में। और 1 मिलियन में आपको याद रखना है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है। और आपने मोदी जी का भाषण भी सुना होगा कि 125 करोड़ के देशवासियों, सुना है ना, तो वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, ये लिखा हुआ है 17.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड इन इंडिया। इसका मतलब है कि जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, अगर मान लो जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा मैथ में, तो उसमें पता होता है ना कि कितने परसेंट, कितना परसेंट है किसका, है ना। तो वही लिखा हुआ है, अगर मान लो कि 100% पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड की, तो उसमें 17.5%, 17.5% जनसंख्या जो है वो केवल भारत में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, मेल एंड फीमेल की बात करते हैं। यानी कि जो जनसंख्या है 1210.2 मिलियन, उनमें से मेल कितने हैं, पुरुष जनसंख्या कितनी है और कितनी फीमेल है। तो अगर आपसे पुरुष की पूछता है तो 623.7 मिलियन है, और फीमेल की अगर पूछता है तो वो 585.5 मिलियन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मैंने सारणी बना रखी है, ये बॉक्स बना रखा है, स्टेट, यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, हाईएस्ट लिखा हुआ है एंड लोएस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो टोटल पॉपुलेशन थी 2011 में, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की थी, किस राज्य की सबसे कम थी, किस यूटी की सबसे ज़्यादा थी और किस यूटी की सबसे कम थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है। तो स्टेट की अगर बात करते हैं तो स्टेट में हाईएस्ट के टर्म पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन, जैसे मान लो इंडिया की 100% पॉपुलेशन है, तो यूपी में केवल 16% जो है वो यूपी की पॉपुलेशन है इसमें, ठीक है। 16%, 100% में 16% केवल यूपी की है। यूपी के बाद आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आता है आपका बिहार। मैंने लिखा नहीं है तीनों स्टेट, लेकिन आप सुन लो और याद कर लो। उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, और उसके बाद आता है बिहार। लोएस्ट के टर्म पे बात करें तो लोएस्ट में आता है सिक्किम, ठीक है। यूटी की बात करते हैं। यूटी का मतलब मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरेटरी, इसका हिंदी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो हाईएस्ट के टर्म पे आता है दिल्ली, और लोएस्ट में आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से आपको याद आना चाहिए 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अब 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है अगर याद है तो।
अदरवाइज़ आप गूगल करके भी बताओगे तो आपके दिमाग में परमानेंट के लिए बैठ जाएगा वो चीज़, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पे आता है थाने, जो कि महाराष्ट्र का है, और लोएस्ट में आता है आपका दिबांग वैली। अब देखो दिबांग वैली मेरे सामने आया तो दिबांग दिबांग वैली से मुझे कुछ चीज़ें रिकॉल हो रही हैं कि दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है अरुणाचल प्रदेश की, और दिबांग वैली जो लिखा है ये भी देख लो, एपी लिखा हुआ ब्रैकेट में, अरुणाचल प्रदेश का ही जिला है। तो दिबांग जो है, देखो आंखें बंद करो, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आंखें बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है, आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। दिबांग वैली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक दिहांग है, एक दिबांग है। दिबांग जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, सहायक नदी है, और दिहांग जो है वो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र का ही, ठीक है। एक दिहांग और सिहांग दोनों नाम है ब्रह्मपुत्र के। दिबांग जो है वो ट्रिब्यूटरी है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है, तो ब्रह्मपुत्र निकलती सेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। इसके बाद आती है तिब्बत पे। तिब्बत में इसका नाम होता है यारलंग सांगपो। उसके बाद आगे बढ़ती है और यू टर्न मारती है अरुणाचल प्रदेश में और इंडिया में एंटर होती है। तो जहाँ से यू टर्न मारती है वहाँ पे इसका नाम सियांग होता है। आगे आके नीचे जैसे आती है दिहांग हो जाता है इसका नाम। देन आती है असम में, और असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद ब्रह्मपुत्र आगे जाती है और बांग्लादेश में एंटर करती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। इधर से आती है पद्मा, ठीक है, गंगा का नाम है पद्मा, और पद्मा और एक मिनट यहाँ पे देखो, ये इधर से आती है गंगा, जो कि बांग्लादेश में जब जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे मिलती है और ये यहाँ पे बन जाता है मेघना, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी बनाती है। अब उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है जनसंख्या वृद्धि दर, हिंदी में इसका मतलब होता है। तो एनुअल देखते हैं और डिक्डल देखते हैं। एनुअल का मतलब क्या है, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, एक साल में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है अपने इंडिया की, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर परसेंट की टर्म पे बात करें तो 1.64% जो है वो एनुअल है। और डेक्डल का मतलब होता है एक दशक, एक दशक में 10 साल होते हैं। तो 10 साल में टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, देखो 2001 से 2011 तक के बीच में 17.64% की वृद्धि हुई है। अब अगर आप मैथ पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा, एक परसेंटेज के टर्म में वृद्धि होती है और एक नंबर में होती है। जैसे मेरी आय अभी 100 रुपये है, अगर 20% मेरी आय बढ़ा दी जाए तब कितना होगा, और अगर मेरी आय 100 रुपये है उसमें 20 रुपये बढ़ा दिए जाए तब कितना होगा, है ना। तो दोनों होती हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे परसेंट के टर्म में। अगर आपसे नंबर पूछ लेता है तो आप याद रखना 181 मिलियन, 181 मिलियन, मतलब इतना बड़ा नंबर है कि हम लोग हर 10 साल में एक देश जोड़ देते हैं। लगभग ब्राज़ील की अगर देखोगे तो इतनी पॉपुलेशन होगी, तो हर 10 साल में हम लोग एक देश अपना बना देते हैं। सोच लो किस काम में हम लोग आगे जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट में, ठीक है। हाईएस्ट में बात करते हैं हाईएस्ट डेक्डल ग्रोथ रेट की। हाईएस्ट डेक्डल ग्रोथ का मतलब है किस दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली थी। तो 1961 से 1971 के बीच वाला जो दशक था उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली थी। कितने परसेंट देखने को मिली थी, तो 24.8% की वृद्धि दर हुई थी, ठीक है। 24.8% की वृद्धि दर देखने को मिली थी। और सबसे कम किस में मिली थी, तो 1911 से 1921 के बीच में सबसे कम हुई थी। निगेटिव में वृद्धि दर आई थी, कितनी आई थी, -0.31%। इसको आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रोथ डिवाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं 1911 और 21 के दशक को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जो क्या बना हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स है हाईएस्ट और लोएस्ट वाला। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस स्टेट की है, लोएस्ट किस स्टेट की है, किस यूटी की है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हाईएस्ट स्टेट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में देखने को मिली थी। कितने परसेंट देखने को मिली थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 27% के आसपास थी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद आ रहा है, 27.6 या 27.8 थी शायद, ठीक है। 27.8% की वृद्धि दर यहाँ पे देखने को मिली थी। नागालैंड की अगर बात करें लोएस्ट में आता है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली थी। कितने परसेंट बढ़ी थी, तो ये भी माइनस में हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको याद करना है इसको। -0.47%, देखो इसमें डेटा भर भर के है और आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो -0.47% की वृद्धि दर देखने को मिली थी नागालैंड में। इसके बाद आता है आपका केरला। यूटी की बात करें तो यूटी में हाईएस्ट आता है दादरा नगर हवेली। अब इसको आप कैसे याद करोगे, तो देखो बताते हैं कुछ। यूटी का मतलब होता है, यूटी हाईएस्ट आता है दादरा नगर हवेली। इसका मतलब है हवेली में पता है आपको कौन कौन से काम होते हैं, हवेली में पता है ना क्या हो रहा है इस समय। तो बस ऐसे ही याद कर लो, हवेली में पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है और कितने परसेंट से बढ़ी थी जनसंख्या,
ये भी आप देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। 55% से 55.5% से बढ़ी थी। 55.5% से जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली थी। कहाँ पे? दादरा नगर हवेली में। सोच सकते हो कितना ज़्यादा काम हो रहा है हवेली में। लोएस्ट में बात करें तो लोएस्ट में आता है लक्षद्वीप। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुरुंकुमे और लोंगलेंग। ये लोंगलेंग जो है ये नागालैंड का एक जिला है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन 0 से 6 साल के बच्चों की। कितनी पॉपुलेशन है? टोटल पॉपुलेशन जो है 0 से 6 साल के बच्चों की वो है 158.8 मिलियन, यानी कि 158.8 मिलियन है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 13.1% है। यानी इंडिया की पॉपुलेशन का 13.1% जो है वो चाइल्ड पॉपुलेशन है। 13.1%। इसमें सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ था किसमें? 2001 में -0.308%। अगर आप इसको नहीं भी याद करोगे फिर भी चलेगा। हाईएस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइल्ड पॉपुलेशन कहाँ पे है? बिहार पे। बस इतना याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जेंडर कंपोजिशन देखते हैं। जेंडर कंपोजिशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कितनी मेल है और कितनी फीमेल है, बस इतना समझ लो जेंडर कंपोजिशन में। मेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब स्लाइड ऐड की है तो देख लो यहाँ पे। मेल की बात करें तो 623.7 मिलियन है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 51.54% है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल 585.5 मिलियन है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 48.46% है। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो का मतलब है लिंगा अनुपात। कहाँ का लिंगा अनुपात ज़्यादा है और कितना था। अब बात करते हैं ईयर 2011 की और 2001 की। तो 2001 में लड़कों में कितनी लड़कियां थी? 1000 लड़कों में 943 लड़कियां थी। और 2001 में 1000 लड़कों पे 933 लड़कियां थी। इसका मतलब ये है कि तुम में से 57 लड़के सिंगल ही रहोगे। समझे? 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां थी 2011 में। अभी का नहीं पता है। अभी आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि आपने बोला था, जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया था उसमें बोला था कि सेंसस हर 10 साल बाद होता है, लेकिन अभी 2011 में हुआ था, उसके बाद फिर 2021 में होना चाहिए था। तो 2021 में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था। तो ऐसे समझ लो कि 2021 में चिड़िया को कोविड हो गया था, इस वजह से वो वापस नहीं आई। अभी जब लोकसभा वाले इलेक्शन चल रहे हैं, ये जब हो जाएंगे उसके बाद आपका सेंसस होगा। तो यहाँ पे रेशियो आप देख सकते हो 1943 का है 2011 में और 1933 का है 2001 में। अब बात करते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट की। किस स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, किसका कम है? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा है केरल का। ठीक है, कितना है ये भी बता देते हैं। 1000 लड़कों पे 1084 लड़कियां हैं। मतलब तुम में से जो 57 लड़के हैं वो केरल जा सकते हैं। ठीक है, 1084 लड़कियां हैं यहाँ पे 1000 लड़कों पे। अगर लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा का है। हरियाणा में 1000 लड़कों पे 879 लड़के हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, 1000 लड़कों पे 879 लड़कियां हैं, यानी इनका रेशियो होगा 1000 का अनुपात होगा 779 के साथ में। यूटी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट है पुडुचेरी और लोएस्ट में आता है दमन दीव। दमन दीव आप ऐसे याद कर सकते हो कि लड़कियों का दमन हो रहा है वहाँ पे। दमन दीव में लड़कियों का दमन किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे सेक्स रेशियो लड़कियों का कम है। कितना है? तो 618 है। 1000 लड़कों पे अगर देखी जाए तो 618 लड़कियां हैं। पुडुचेरी में अगर बात करें तो पुडुचेरी में 1000 लड़कों में 1037 लड़कियां हैं शायद। ठीक है, 1037 है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट है माहे, जो कि पुडुचेरी का ही एक जिला है। और दमन दीव की बात करें तो दमन जो है, दमन का एक डिस्ट्रिक्ट है दमन, वहाँ का सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की देखते हैं। बाल लिंग अनुपात इसका मतलब होता है। 2001 की बात करें तो 927 था, 2011 में 919 हो गया था। अगर 919 आपको नहीं मिलेगा तो कहीं कहीं पे आपको 914 मिलेगा। तो अगर 914 मिलता है तो आप 914 को ऑप्शन लगाओगे, और अगर 19 मिलता है तो आप 919 लगाओगे। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अगर दोनों एक साथ मिल गए तो तुम फेल हो जाओगे एग्जाम में। हाईएस्ट की बात करते हैं। हाईएस्ट में आता है मिजोरम और लोएस्ट में आता है आपका हरियाणा। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है? तो मिजोरम का है। और सबसे लोएस्ट कहाँ का है? हरियाणा का है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। भाई सेक्स रेशियो हमने देख लिया, पॉपुलेशन हमने देख ली, अब बात करते हैं हम लोग पढ़े लिखे कितना है। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। तो लिटरेसी रेट 2001 में कितना था? 64.83%। 64.83%। अच्छा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद जब पहली जनगणना हुई थी तो 1951 में हुई थी। 1951 में कितना लिटरेसी रेट था पता है आपको? नहीं पता होगा तो आप जान लो 15% था। ठीक है, बहुत कम था ना। 2001 में 64.83% है और 2011 में 74.04% है, यानी कि वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की हुई है ये भी देख लो, ये भी पूछा गया है। इंक्रीज हुआ है 9.2% का।
या फिर आप इसको नहीं भी याद करोगे तो आप इसमें घटा के निकाल लेना अपना। अब बात करते हैं मेल एंड फीमेल की। मेल लिटरेसी रेट कितने, यानी कि पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो पुरुषों की संख्या जो है वो ज़्यादा है थोड़ी सी महिलाओं से। तो 82.14% पुरुष जो है वो साक्षर है और फीमेल जो है वो 65.46% है। अगर इनका अंतर पूछ लेता है आपका, इनका वे डिफरेंस पूछा गया है एसएससी में, तो इनका डिफरेंस जो था वो कितना था, इनका डिफरेंस आएगा लगभग 16 के आसपास आएगा, 16.68%। ठीक है, 16.68% इनका डिफरेंस है। अगर आपसे, अब कुछ नहीं पूछेगा आपसे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट में हाईएस्ट कौन सा स्टेट है, लोएस्ट कौन सा है। तो हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट में आता है केरला। ठीक है, कितने परसेंट है, 94 पॉइंट कुछ परसेंट है, 94% आप याद कर लो। उसके बाद आता है आपका बिहार, लोएस्ट में आता है। ठीक है, बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है, कितने परसेंट है, तो 61.8% है बिहार की। 61 पॉइंट, देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ लेकिन यार समझ जाना, पेन टैब मेरा यूज़ नहीं हो रहा है, मैं जैसे तैसे लिख रहा हूँ बस। बिहार का 61.8% है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप पढ़ा लिखा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, कितने परसेंट है, 91.85% है लक्षद्वीप की, 91.85% है लक्षद्वीप की। दादरा नगर हवेली लोएस्ट में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाई जा रही थी। अब हवेली में अगर जनसंख्या बढ़ाई जा रही है तो पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं, तो बस ऐसे याद कर लो कि लोएस्ट के टर्म में लिटरेसी रेट दादरा नगर हवेली का है। कितने परसेंट है, मत जानो कितने परसेंट है, मुझे याद नहीं है ना। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में आता है सरचिप और अलीराजपुर लोएस्ट में आता है। जो सरचिप है वो आपका मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है और अलीराजपुर जो है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का। अब नीचे लिखा हुआ है एक पॉइंट, स्टेट विद हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल। इसका हिंदी मतलब है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है, तो वो है आपका राजस्थान। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया है एसएससी के प्रीवियस ईयर से। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन था। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व। तो 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, तो 2001 में जो थी वो थी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रह रहे थे 2001 में। लेकिन 2011 में ये घट के 325 हो गई, 325 पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई। और अगर अब हाईएस्ट और लोएस्ट की बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे 1106 लोग निवास करते हैं, 1106 लोग। अब लोएस्ट में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यूटी में आता है आपका दिल्ली, और लोएस्ट में आता है आपका अंडमान एंड निकोबार। डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका न्यू दिल्ली एंड दिबांग वैली। दिबांग वैली से फिर आपको ब्रह्मपुत्र याद आना चाहिए। ठीक है, तो बस आप इस बॉक्स को देख लो और इसको याद कर लो या फिर लिख लो, बस इसमें आपको इतना ही करना है। अब बात करते हैं रूरल अर्बन डिवाइड की। इसका मतलब ये है कि जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की अपने, उसमें कितनी शहरी आबादी है और कितनी ग्रामीण आबादी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रूरल का। तो ग्रामीण आबादी कितनी है, तो 833.1 मिलियन है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 68.1% है। यानी कि लगभग 68% पॉपुलेशन इंडिया की ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अगर नंबर में पूछता है तो नंबर आपको याद रखना है 833.1 मिलियन। टॉप स्टेट की बात करते हैं। टॉप स्टेट का मतलब है सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पे किस राज्य में निवास करती है, तो सबसे ज़्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में, देन आता है आपका बिहार, उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल। बॉटम स्टेट की बात करते हैं तो बॉटम स्टेट में सबसे ज़्यादा पहले आता है सिक्किम, यानी कि सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है वो सबसे कम सिक्किम में रहती है। फिर आता है आपका मिजोरम, देन गोवा। अब बात करते हैं अर्बन की। अर्बन पॉपुलेशन या अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, तो 377.1 मिलियन है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 31.2% है। 337.1 मिलियन जो है वो नंबर में है और 31.2% जो है वो आपका परसेंटेज टर्म में है। टॉप स्टेट की बात करते हैं। टॉप स्टेट में आता है आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर आता है आपका तमिलनाडु। यानी कि सबसे ज़्यादा शहरी आबादी कहाँ पे निवास करती, तो महाराष्ट्र में, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आपका तमिलनाडु है। बॉटम स्टेट की बात करते हैं तो बॉटम स्टेट में आता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम। अब बात करते हैं कास्ट बेस की। कास्ट बेस का मतलब क्या है,
कास्ट बेस्ड का मतलब होता है जाति के आधार पर। तो अपने यहाँ दो कम्युनिटी की जैसे है देखते हैं, इस शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की। शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 201 मिलियन है, 201 मिलियन है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 16.6% है। यानी कि अगर 100% पॉपुलेशन इंडिया की है तो उसमें 16.6% पॉपुलेशन जो है वो एससी कम्युनिटी की है, और बाकी जो है वो अदर है। हाईएस्ट की बात करते हैं, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा एससी कास्ट देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, और अगर परसेंट में आपसे पूछ लेता है तो परसेंट में आपको याद रखना है पंजाब। लोएस्ट आपको याद रखना है मिजोरम। एससी कम्युनिटी के लोग सबसे कम मिजोरम में देखने को मिलेंगे। अगर परसेंटेज आपसे पूछ लेता है फिर भी आपको याद रखना है मिजोरम। अब बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की, एसटी कम्युनिटी के लोगों की। तो टोटल पॉपुलेशन एसटी की है 104.3 मिलियन, जो कि टोटल पॉपुलेशन का है 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, और अगर परसेंट पूछ ले तो 8.6%। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाईएस्ट कहाँ पे एसटी है और कहाँ पे लोएस्ट है। तो हाईएस्ट में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, और लोएस्ट में आपको याद करना है कि जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है उसमें पाई जाती है एसटी सबसे कम। ठीक है, अब बात करते हैं रिलीजन बेस पे। रिलीजन बेस का मतलब होता है धर्म के आधार पर। तो हम लोग कितने धर्म है यहाँ पे, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैनिज। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिंदू की है, कितनी है, 79.80% है। इस्लाम की यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू की है 79.80%, फिर आती है इस्लाम की 14.23%, क्रिश्चियन की आती है 2.30%, उसके बाद आती है आपके सिख की कितनी 1.72%, बुद्धिज्म की आती है 0.70%, जैनिज्म की आती है 0.37%। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे लिखा हुआ है हाईएस्ट डेक्डल ग्रोथ। तो एक दशक में सबसे ज़्यादा किस धर्म की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है, तो वो इस्लाम में मिली है। अगर परसेंट आपसे पूछ ले कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो याद रखना 24.6% की वृद्धि हुई है। हाईएस्ट वृद्धि तो हुई है, ठीक है, हाईएस्ट ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में, लेकिन सबसे कम पढ़ा लिखा जो है कम्युनिटी है वो है इस्लाम। लोएस्ट लिटरेट है कम्युनिटी है इस्लाम, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है इस्लाम की। आगे बढ़ते हैं, आगे ख़त्म हो गया है टॉपिक। अगर लोएस्ट की बात करें, लोएस्ट में देख लो, सबसे लोएस्ट जो है वो जैनिज्म की है, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे है जैनिज्म। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेट कम्युनिटी है जैनिज्म। सो ये था अपना टॉपिक सेंसस। आई होप आपको सारी चीज़ें कवर हुई होंगी, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हो कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। सो कमेंट करना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।